Hello students, welcome back to my YouTube channel, The Genius Physics. Dear student, today we are going to discuss about the metric class physics. So metric class physics आज से हम स्टार्ट करते हैं और चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारे पास जनरल वेव प्रॉपर्टीज. अकॉर्डिंग टू सिलेबस यूनिट 10 लिखा हुआ है, अदरवाइज चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपका जनरल वेव प्रॉपर्टीज. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वेव की जो जनरल प्रॉपर्टीज होती हैं उनकी प्रॉपर्टीज के हवाले से कि कौन सी टाइप्स वेव्स अवेलेबल हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, उनके बेसिस पर जो एमसीक्यूज होंगे वो एमसीक्यूज पर भी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट फोकस करेंगे और जो इसके न्यूमेरिकल्स भी हैं वो भी सॉल्व करेंगे. तो आज हम स्टार्ट कर देंगे. हमारे पास वेव क्या है, व्हाट इज वेव, वेव क्या होती है. वेव की जो कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन है, इस वेव के पीछे जो फिलॉसफी रखी हुई है वो क्या है, उसको समझने की आज के इस वीडियो लेक्चर में कोशिश करेंगे कि व्हाट इज वेव, वेव क्या होती है. सो ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल, आप जानते हैं वेव को अच्छे तरीके से, वेव क्या होती है, मगर आप आज जो जानेंगे वो कुछ अलग होगा. वेव हमारे पास क्या होती है, दिस इज अ मेथड टू ट्रांसपोर्ट एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर. ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं एक पॉइंट से लेकर दूसरी पॉइंट तक. बट कीप इन माइंड, हम ट्रांसफर करते हैं क्या, एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर, विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर. सो वी कैन से दैट सिंपली, वेव इज अ मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर, दैट इज कॉल्ड वेव. उसी को हम वेव कहते हैं. कैसे, या मैं ये डेफिनेशन नोट करता हूं. It is a method मेट्रिक लेवल के हिसाब से हम ये नोट करेंगे कोशिश करके. इट इज अ मेथड टू ट्रांसपोर्ट एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट without transfer of matter. That is wave. एक ऐसा मैकेनिज्म है, एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें हम एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर. मैटर के ट्रांसफर होने के बगैर जो हम एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक ट्रांसफर करते हैं, उस मैकेनिज्म को, उस मेथड को हम कहते हैं दिस इज अ वेव. वेव इज नॉट अ क्वांटिटी. ये वेव कोई क्वांटिटी नहीं है, या हम कहें स्केलर है, नहीं, वेक्टर है, बिल्कुल भी नहीं. क्या है, दिस इज अ मेथड, दिस इज अ मैकेनिज्म बाय विच वी कैन ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. एक मैकेनिज्म है. ओके, नाउ क्वेश्चन इज दैट हाउ कैन यू सेड विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर. मैटर के ट्रांसफर करने के बगैर आप कैसे एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक. इस पॉइंट को अब क्लियर करते हैं. सपोज करें हमारे पास एक वेव है, दिस इज अ वेव. ये हमारे पास क्या है, वेव है. तो जाहिर सी बात है इस वेव के अंदर क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं. इस वेव के अंदर क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, जस्ट लाइक दिस. इस तरह पार्टिकल्स इस वेव में अवेलेबल होते हैं. ठीक है, सपोज करते हैं ये हमारे पास बी फिगर है. क्या है ये, बी फिगर है. इसकी जो ओरिजिनल फिगर है वो क्या है, इस पर थोड़ा सा फोकस करें, देन आफ्टर वी विल एक्सप्लेन दिस वन फिगर. ओके, सपोज करें हमारे पास एक फिगर ये है, ये जस्ट एक लीनियर है, एक रोप, एक रस्सी है हमारे पास, एक स्प्रिंग है जस्ट लाइक. सपोज करें हमने इस पर फोर्स लगाया, जाहिर सी बात इसमें भी क्या होंगे, इसमें पार्टिकल्स अवेलेबल होंगे जस्ट लाइक दिस. इसमें पार्टिकल्स अवेलेबल होंगे, नो डाउट इसमें भी पार्टिकल्स इस तरह होंगे. जब हम इसको डिस्टर्ब करते हैं, हम ये भी स्टडी करते हैं वेव की फॉर्मेशन क्या है. जब हम इसको डिस्टर्ब करते हैं तो क्या होता है, ये जो एटम्स अवेलेबल हैं, ये जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स अवेलेबल है इस रोप में, इस रस्सी में,
फोर्स लगाने के बाद ये क्या करेंगे, ये वाइब्रेट करेंगे। जब ये वाइब्रेट करेंगे तो इनकी शेप में डिस्टरबेंस आएगी। सपोज करें इस पार्टिकल ने इस पर फोर्स लगाया, इस पार्टिकल ने इस पर फोर्स लगाया, इसने इस पर फोर्स लगाया, तो ये एक दूसरे को फोर्स लगाते जाएंगे। ये जो एक दूसरे को फोर्स लगाते जाएंगे तो इसकी वजह से क्या होगी, डिस्टरबेंस पैदा होगी इन मॉलिक्यूल्स में, इन एटम्स में क्या होगी, डिस्टरबेंस होगी। तो इन डिस्टरबेंस की वजह से इसकी वेव में शेप में तब्दीली आएगी। यहाँ पर क्वेश्चन ये हुआ, क्या ये इक्वल फोर्स लगाएंगे? इसने इसको फोर्स लगाया जितना, फिर इसने भी इसको लगाया, एवरी रिएक्शन दे रिएक्शन। वीडियो क्वालिटी आई थिंक ठीक है। इसने फोर्स इसको लगाया, इसने फोर्स इसको लगाया, इस तरह सेम ये एटम्स एक दूसरे को फोर्स लगाते जाएंगे। तो यहाँ पर सवाल ये होता है कि ये यूनिफॉर्म फोर्स लगाते हैं, ये कांस्टेंट फोर्स लगाते हैं। तो मैंने इसको फोर्स लगाया, फिर दूसरा आया इसको लगाया फोर्स, तो ये कंटिन्यूसली लीनियरली मूव करे ना, इसमें ये वेव शेप क्यों क्रिएट हुई है? देखिए यहाँ पर क्या है, ये एक एक्सटर्नल फोर्स लगा है, यहाँ पर एटम टू एटम फोर्स नहीं है, यहाँ पर कोई एजेंसी है, कोई एजेंट है जिसने फोर्स लगाया इस पार्टिकल पर। तो फिर इस पार्टिकल ने इस पार्टिकल पर लगाया फोर्स। तो फर्स्टली पार्टिकल टू पार्टिकल फोर्स नहीं है, जो फर्स्ट फोर्स है वो किसका फोर्स है, बाय एनी एजेंट फोर्स है। इट मीन फर्स्टली अनबैलेंस्ड फोर्स है हमारे पास, देन आफ्टर दे आर गोइंग टू बिकम बैलेंस, फिर ये बैलेंस होते हैं। फर्स्टली क्या लगाए, अनबैलेंस फोर्स लगाए, फिर एटम टू एटम फोर्स लगाए। जाहिर सी बात है, ये क्लियर बात है कि ये जो फोर्स मैंने लगाया है और जो एटम के दरमियान में फोर्स है, ये इक्वल तो नहीं होगा ना, ये फोर्स डिफरेंट होगा। तो फोर्स डिफरेंट होने की वजह से क्या होगी, इसमें डिस्टरबेंस आएगी। जब डिस्टरबेंस आएगी तो इस तरह की स्ट्रक्चर क्रिएट होगी। इज इट क्लियर? ओके, ये बात क्लियर हो गई कि वेव की एक्चुअली फॉर्मेशन किस तरह हुई है। अभी हम फोकस करते हैं इस पॉइंट पर कि विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर ये वेव किस तरह एनर्जी ट्रांसफर करती है। देखिए ये एटम हमारे पास ये अवेलेबल है, ये हमारे पास एक एटम अवेलेबल है, एक पार्टिकल अवेलेबल है, ठीक है। इसमें जैसे डिस्टरबेंस आई है तो इसने इसको फोर्स लगाया, इसने इसको फोर्स लगाया। ऐसा नहीं है कि ये जो पार्टिकल है ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, ये इसकी इनिशियल है और ये सेम पार्टिकल इधर आया, ये इसकी फाइनल है, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिस नॉट लाइक दिस कॉन्सेप्ट कि ये जो पार्टिकल है ये पार्टिकल मूव करके इधर आया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या एक्चुअली इस पार्टिकल ने इस पर फोर्स लगाया, इसने इस पर फोर्स लगाया, तो इसने एक दूसरे के पर फोर्स लगाकर एनर्जी को ट्रांसफर किया है। मगर जो पार्टिकल्स की पोजीशन है जस्ट लाइक दिस, इस पार्टिकल की जो ओरिजिनल पोजीशन है वो उसी जगह पर ही है। ये पार्टिकल ट्रांसफर नहीं हुआ है, ये मैटर ट्रांसफर नहीं हुआ है, जस्ट इसकी एनर्जी ट्रांसफर हुई है। तो तभी तो हम कहते हैं इट इज अ मेथड टू ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर। मैटर के ट्रांसफर होने के बगैर जो एनर्जी ट्रांसफर होती है उसको हम कहते हैं वेव। तो इस तरह जो है ना, मैटर अपनी जगह पर ही होता है, जस्ट क्या करता है, वाइब्रेट करता है, वाइब्रेट करते 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 एनर्जी ट्रांसफर करता है दूसरे पार्टिकल की तरफ, ठीक है। तो इस वे में एनर्जी ट्रांसफर होती है, मैटर ट्रांसफर नहीं होता, कीप इन माइंड। तो हम इसमें लिखते हैं, ये पॉइंट आप नोट कर लें, इसमें हम ये पॉइंट लिखते हैं, पार्टिकल इन अ वेव डज नॉट मूव। जो वेव के अंदर पार्टिकल होते हैं वो मूव नहीं करते, वो जस्ट वाइब्रेट होते हैं। पार्टिकल इन अ वेव डज नॉट मूव, जो वेव के अंदर पार्टिकल्स होते हैं वो मूव नहीं करते, कैन नॉट मूव, वो मूव नहीं करते, जस्ट वाइब्रेट करते हैं अपनी मेन पोजीशन पर, जस्ट फोर्स लगाते रहते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स इन अ वेव does not move, they just vibrate, ये जस्ट वाइब्रेट करते हैं अपनी मेन पोजीशन पर। इज इट क्लियर? ओके, तो अभी मैं बताता हूं इनकी बेस पर कौन से एमसीक्यूज आ सकते हैं, आप इनको नोट करें, जल्दी करें शाबाश। अभी डिस्कस करते हैं इनके बेसिस पर कौन से एमसीक्यूज आ सकते हैं, ठीक है। ओके, ये नोट कर लें। ओके, तो एमसीक्यूज नंबर फर्स्ट, एमसीक्यूज फर्स्ट ही है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वन स्टेटमेंट।
नीचे दिए हुए ऑप्शंस में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट बने, तो आप वीडियो को पास करके ये नोट करते जाएंगे, ठीक है। लास्ट में कि मैं बोर्ड पर मेंशन कर लूँ तो नीचे और लिख लूँ, आप कोशिश करें वीडियो को पास करके ये लाइंस नोट कर लें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वन स्टेटमेंट, नीचे दिए हुए ऑप्शंस में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए, अ वेव कैन बी ट्रांसफर्ड, या एनर्जी, ऑप्शन ए, एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विथ ट्रांसफर ऑफ मैटर। ऑप्शन ए, यहां लिखता हूं, ये ऑप्शन नोट कर लेता हूं। ऑप्शन ए हमारे पास एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड विथ मैटर, मैटर के साथ एनर्जी ट्रांसफर होती है। ऑप्शन बी, एनर्जी एंड मैटर both are transferred after some time। कुछ टाइम के बाद दोनों ट्रांसफर हो जाते हैं। पहले एनर्जी गई फिर मैटर गया, यहाँ पहले मैटर गया फिर एनर्जी, आफ्टर सम टाइम का मतलब यही है। ऑप्शन सी, एनर्जी कांट ट्रांसफर्ड, एनर्जी कांट ट्रांसफर्ड विदाउट मैटर, जो एनर्जी है मैटर के बगैर ट्रांसफर नहीं हो सकती। सॉरी, एनर्जी कांट ट्रांसफर विदाउट मैटर। सेम ऑप्शन सी गिवन है, एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड विथ मैटर या एनर्जी कांट बी ट्रांसफर्ड विदाउट मैटर, ठीक है। विदाउट मैटर मींस विथ मैटर, ओके। ऑप्शन डी है हमारे पास, एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड, एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यू नो वेरी वेल, डी इज करेक्ट वन ऑप्शन। डी में क्या है, एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड विदाउट मैटर, एनर्जी हमेशा ट्रांसफर होगी सिवाय मैटर के ट्रांसफर होने से, क्योंकि एक हमारे पास वे मेथड है जिसमें एनर्जी ट्रांसफर होती है विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये पार्टिकल अपनी इनिशियल पोजीशन पर ही है, ऐसा नहीं कि ये पार्टिकल मूव कर इधर गया फाइनल पोजीशन, ये गलत बात है। ये अपनी सेम पोजीशन पर ही है, इस मैटर ने ट्रांसफॉर्मेशन नहीं की है, ये मैटर अपनी सेम जगह पर है, ठीक है। इसने क्या किया, जस्ट एनर्जी ट्रांसफर की बाय वाइब्रेटिंग, वाइब्रेशन की वजह से इसने अपनी एनर्जी ट्रांसफर की दूसरी पॉइंट तक, ठीक है। तो ये पॉइंट्स नोट कर लें। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर, मैटर के ट्रांसफर होने के बगैर एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है, ओके। अभी हम डिस्कस करते हैं कि हाउ मेनी मेथड्स आर अवेलेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वेव, वेव को प्रोड्यूस कराने के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज अवेलेबल हैं अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। आपके सिलेबस के मुताबिक हम डिस्कस करते हैं, फोकस करते हैं। हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर अवेलेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ साउंड वेव्स या फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वेव, जस्ट वेव, वेव को प्रोड्यूस कराने के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज अवेलेबल हैं, उन पॉसिबिलिटीज पर फोकस करते हैं। वो कौन से पॉसिबिलिटीज हैं, ओके, ये नोट कर लें। शाबाश, ओके, इनको रिमूव कर लेते हैं। अभी हम फोकस करते हैं फॉर्मेशन ऑफ वेव, कि हमारे पास वेव की फॉर्मेशन किस तरह हो सकती है, ठीक है। एक वेव की फॉर्मेशन किस तरह पॉसिबल है? आपके सिलेबस में, आपके बुक में, आपकी जो बुकिश लैंग्वेज, अकॉर्डिंग टू दैट 3 मेथड्स आर अवेलेबल, 3 मेथड्स हैं।
एक मेथड ये है, नंबर 1, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट मेथड ये है कि हमारे पास कोई रोप हो, रोप की मदद से हम उसको फोर्स वगैरह लगाकर उसको वाइब्रेट कराकर वेव को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इट मीन्स बाय रोप, रोप की मदद से हम वेव को प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरा मेथड ये है हमारे पास, बाय हेलिकल स्प्रिंग, कोई इलास्टिक स्प्रिंग हो जिसकी मदद से हम जो है ना वेव प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको कंप्रेस करके या रेफ्रेक्ट करके, बाय एनी वे इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। और तीसरा मेथड है हमारे पास, वो मेथड ये है हमारे पास, बाय रिपल टैंक। बाय रिपल टैंक, रिपल टैंक की वजह से हम जो है ना वेव को प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय रिपल टैंक। ये 3 मेथड्स हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वेव। एक है हमारे पास बाय रोप, दूसरा है बाय हेलिकल स्प्रिंग और तीसरा है हमारे पास रिपल टैंक। आपके सिलेबस में ये 3 गिवन है। फर्स्टली फोकस करते हैं रोप। सपोज करें हमारे पास एक रोप है, जस्ट मैं सिंपली बता, इतना डिटेल में नहीं जाता, ठीक है। डिटेल में तो हम आगे जाएंगे जब टाइप्स ऑफ वेव पढ़ेंगे, वेव की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, उसमें हम ये चीजें फोकस कर लेंगे, ठीक है। हमारे पास क्या है, ये जस्ट एक रोप है, सिंगल वन रोप है। इसकी जो इनिशियल स्टेट है वो ये है, ए फिगर है इसकी। जब हम इसको इस पर फोर्स लगाएंगे, इसके जो एटम्स है, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें जब वाइब्रेशन लेकर आएंगे तो इसकी शेप में डिस्टर्बेंस होगी। जब डिस्टर्बेंस होगी तो क्या होगा, इस तरह से स्ट्रक्चर बनेंगे, ये वेव पैदा हुई एक रोप की वजह से। इस तरह वेव पैदा हो सकती है। इस पर मैंने फोर्स लगाया, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था, इसमें क्या है, स्मॉल स्मॉल एटम्स अवेलेबल हैं। जब इन पर फोर्स लगाएंगे तो इनमें वाइब्रेशन होगी, वाइब्रेशन में होने की वजह से अनबैलेंस्ड फोर्स एंड बैलेंस्ड फोर्स विल इंटरैक्ट विद ईच अदर, देन आफ्टर दे विल अनबैलेंस, वेव एक डिस्टर्ब होगी, वेव पैदा होगी, मीडियम डिस्टर्ब होगा, ओके, तो वेव पैदा होगी, ठीक है। तो इस तरह वेव बन सकती है बाय रोप, ये रोप की मदद से, बाय रोप। नाउ वी आर फोकसिंग ऑन बाय हेलिकल स्प्रिंग, वो स्प्रिंग जो हमारे पास लचकदार हो, जो स्प्रिंग पेन में भी सिंपल यूज होता है, जो नेचर में इलास्टिक हो हमारे पास। किस तरह, सपोज करें आपके पास ये स्प्रिंग है, ये आपके पास क्या है, स्प्रिंग अवेलेबल है, इसकी ये ए पिक्चर है। सपोज करें अभी नॉर्मल कंडीशन में जब हम इन पर फोर्स लगाएंगे, इन पर प्रेशर लगाएंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो इसकी शेप में डिस्टर्बेंस होगी। सपोज करें ये डिस्टर्बेंस हुई, इसमें जब डिस्टर्बेंस हुई तो जो स्प्रिंग है हमारे पास वो रियर फ्रैक्ट हो गया। क्या हो गया, रियर फ्रैक्ट हो गया, इसमें रियर फ्रैक्शन आई। क्या हो गया इसमें, इसमें रियर फ्रैक्शन हुई है। ये भी पॉसिबल है कि ये सेम स्प्रिंग और भी ज्यादा कंप्रेस हो जाए, और ज्यादा कंप्रेस हो जाए, ये कम कंप्रेस है, ये ज्यादा कंप्रेस है। ये भी पॉसिबल है ज्यादा कंप्रेस हो जाए, और ये भी पॉसिबल है कि ये रेयर फ्रैक्ट हो जाए। तो मतलब वेव पैदा हुई हमारे पास जिनको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, ठीक है, या कंप्रेशनल वेव या प्रेशर वेव भी कहते हैं। ये क्या है हमारे पास, कंप्रेशन। ये इसकी बी पार्ट है और ये इसका बी पार्ट है। फर्स्ट ये स्टेट देन आफ्टर दिस इज स्टेट, ओके। ये क्या है, बाय हेलिकल स्प्रिंग। और तीसरा है हमारे पास रिपल टैंक। ये रिपल टैंक इज एक्चुअली कनेक्टेड टू वाटर टैंक। दिस रिपल टैंक इज कनेक्टेड विद अ वाटर टैंक। हमारे पास कोई वाटर की टैंक भरी हुई है, जब हम उसमें कोई रिपल फेंकते हैं, रिपल किसको कहते हैं, सिंधी में कहते हैं पत्थरी, रिपल कहते हैं पत्थरी को, या इसको हम कहते हैं कनकरी, उर्दू में क्या कहते हैं, कनकरी, ठीक है। या पत्थर भी इसको कहते हैं, पत्थर सिंधी में कहते हैं ये पत्थर है हमारे पास, ठीक है, ओके। तो ये पत्थर आपने नोट कर लिया, ओके। ये रिपल टैंक एक्चुअली वाटर टैंक, इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास वाटर टैंक है। क्या मैकेनिज्म होता है इसमें, इस पर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं।
आप भी अपनी निगाह करम इस पर ही रखना, ठीक है। सपोज करते हैं हमारे पास एक रिपल टैंक है, इसमें ये वाटर अवेलेबल है, क्या अवेलेबल है इसमें, H2O पानी अवेलेबल है, वाटर अवेलेबल है। इसकी ये मैं दूसरा रूप बना लेता हूँ, दूसरी पिक्चर बना लेता हूँ। सपोज करिए इसकी ए है पिक्चर, इसकी बी पिक्चर में क्या होता है, जब हम इसमें रिपल फेंकते हैं, जब हम पानी में कोई पत्थर वगैरह फेंकते हैं, थ्रो करते हैं, तो उसमें वाटर वेव्स बनती है इन स्पेरिकल वेव, इन स्पेरिकल शेप, एक स्पेरिकल पैटर्न बनता है उसमें, ठीक है। तो सेम वैसे यहाँ पर भी क्या होगा, जब हम रिपल को टैंक में फेंकेंगे, रिपल क्या है, एक पत्थर है, जब रिपल को हम एक टैंक में फेंकेंगे तो उसमें क्या होगा, वाटर वेव्स में इस तरह से इससे वेव बन जाएगी, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या है, वेव को प्रोड्यूस कराने का एक पैटर्न है, एक तरीके का है। ये क्या है हमारे पास, एक वेव बन गई, जिनको हम कहते हैं वाटर वेव। समटाइम्स ये बिहेव करती हैं, ट्रांसवर्स वेव भी होती हैं, ये समटाइम लॉन्गिट्यूडनल भी होती हैं, इनको भी हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये मेथड्स हैं वेव की फॉर्मेशन के। वेव फॉर्मेशन बाय थ्री वेज इज पॉसिबल, बाय रोप, बाय हेलिकल स्प्रिंग, बाय रिपल टैंक, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, बाय अदर वेज आर आल्सो अवेलेबल। दूसरे वेज भी अवेलेबल हैं, बाय वाइब्रेटिंग समथिंग मच मोर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस ये तीन मेथड्स अवेलेबल हैं, आप जब बुक की रीडिंग करेंगे तो। अभी हमारे पास आती है क्लासिफिकेशन ऑफ वेव, वेव की क्लासिफिकेशन पर भी फोकस करते हैं, ठीक है। आप ये नोट कर लें, शाबाश जल्दी करें, नोट कर लें, नोट कर लिया, नोट करें, जल्दी करें, शाबाश, गर्मी बहुत ज्यादा है। ओके, अभी मैं इनको रिमूव कर लेता हूँ। हमने ये पढ़ लिया है कि फॉर्मेशन ऑफ वेव किस तरह पॉसिबल है, कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं वेव की फॉर्मेशन के लिए। ओके, तो अभी हम फोकस करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ वेव क्या होती है, कौन सी क्लासिफिकेशन वेव। अच्छा, इनमें से जो है ना एमसीक्यूज किस तरह से मेन पॉइंट में आपको थोड़ा सा डिस्कस कर लो। मेन पॉइंट किस तरह एमसीक्यूज आ सकते हैं, इनमें एमसीक्यू आ सकते हैं, विच आर द फॉलोइंग मेथड्स आर अवेलेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वेव। कौन से मेथड्स हैं जिनकी मदद से हम वेव को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऑप्शन ए बाय रोप, बाय वाइब्रेटिंग रोप। ऑप्शन बी बाय हेलिकल स्प्रिंग। ऑप्शन सी बाय रिपल टैंक। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस सही होगा कि ये हमारे पास तीन मेथड्स अवेलेबल हैं जिनकी मदद से हम जो है ना वेव प्रोड्यूस कर सकें। अच्छा, इस तरह भी आ सकता है कि वो कौन सी मेथडोलॉजी है जिसमें हम वेव को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ऑप्शन ए व्हेन टू बॉडीज इंटरेक्ट विथ ईच अदर देन वेव डज नॉट प्रोड्यूस। जब दो बॉडीज एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में आएंगी तो उसी केस में वेव पैदा नहीं होगी, एक ये ऑप्शन। ऑप्शन बी, मेरा क्वेश्चन क्या है, बाय विच मेथड वेव के नॉट बी प्रोड्यूस, वेव पैदा नहीं हो सकती। मैंने कहा ऑप्शन ए में बाय इंटरेक्टिंग ऑफ टू बॉडीज, जब दो बॉडीज एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में आएगी तो वेव पैदा नहीं होगी। ऑप्शन सेकंड, वेव कैन बी प्रोड्यूस्ड या वेव कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेटिंग ऑफ बॉडीज, दो बॉडीज के वाइब्रेट होने की वजह से वेव पैदा नहीं होगी। दूसरी स्टेटमेंट ये आपको बताना है कि वेव किस तरह पैदा नहीं हो सकती, ठीक है। ऑप्शन सी, व्हेन सिंगल बॉडी डज नॉट इंटरेक्ट विथ एनी अदर बॉडी, जब कोई सिंगल बॉडी किसी भी ऑब्जेक्ट से कांटेक्ट में ना, विदाउट कांटेक्ट हो, नॉन कांटेक्ट हो, इन दैट केस वेव कैन नॉट बी प्रोड्यूस। तो सी ऑप्शन सही है हमारे पास, जब कोई बॉडी दूसरे के साथ इंटरेक्शन में नहीं आएगी, विदाउट कांटेक्ट होगी, तो उसी केस में हमारे पास वेव पैदा नहीं होगी। वेव पैदा होगी तब जब दो बॉडी से एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में आएंगी, ठीक है। इज इट क्लियर? जस्ट लाइक अभी बोर्ड में कोई साउंड वेव पैदा नहीं हुई है, अभी पैदा होगी, अब वेव पैदा होती है जब दो बॉडीज एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आती हैं, इंटरेक्शंस में आती हैं। इन दैट केस फॉर्मेशन ऑफ वेव इज पॉसिबल, उसी केस में जो वेव की फॉर्मेशन है वो पॉसिबल होती है। इज इट क्लियर? ओके व्यूअर्स, ये नोट कर लें। अभी हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वेव की तरफ। अभी शॉर्ट वीडियो रिमेनिंग है, जल्दी में पूरा कर लेते हैं।
अभी हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास या आप सबके पास, ठीक है, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ वेव क्या है। वेव की क्लासिफिकेशन किस तरह पॉसिबल है, हाउ कैन वी क्लासिफाई द वेव्स, हम वेव को किस तरह क्लासिफाई कर सकते हैं। वेव को क्लासिफाई करने के लिए है हमें बेसिक आइडियाज माइंड में होने चाहिए। सर कैसे होंगे, चैप्टर की स्टार्टिंग आज हुई है, पेन भी नहीं लेती। ओके, ये पेन भी खत्म हो गया। क्लासिफिकेशन ऑफ वेव, वेव्स की हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। वेव की क्लासिफिकेशन दो टाइप्स की हो सकती हैं। जो क्लासिफिकेशन है वो दो फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है। एक फैक्टर है हमारे पास मीडियम और दूसरा इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। जो वेव की क्लासिफिकेशन है वो दो फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है, एक है मीडियम डिपेंडेंट और एक है हमारे पास मीडियम इंडिपेंडेंट। एक हमारे पास होती है मीडियम डिपेंडेंट और दूसरी हमारे पास होती है मीडियम इंडिपेंडेंट। मीडियम डिपेंडेंट और दूसरे हमारे पास क्या होते हैं, मीडियम इंडिपेंडेंट। ये दो हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं जिनके बेस पर हम वेव को क्लासिफाई कर लेते हैं। इसीलिए एक होती है हमारे पास मीडियम डिपेंडेंट और एक होती है हमारे पास मीडियम इंडिपेंडेंट। आपको नेचर में दो टाइप्स की वेव मिलेंगी। एक वो वेव होगी जिनकी ट्रांसफॉर्मेशन विदाउट मीडियम इज इम्पॉसिबल, मीडियम के सिवा इम्पॉसिबल होगी। और हमारे पास एक ऐसी क्लासिफिकेशन भी है, एक ऐसी वेव्स अवेलेबल है जिनकी ट्रांसफॉर्मेशन जस्ट मीडियम पर डिपेंडेंट होगी। मीडियम पर डिपेंड, एक ऐसी है जिनको मीडियम की कोई नीड नहीं होगी, एक ऐसी है जिनको मीडियम की नीड होगी। सपोज करें मैं बोलता हूँ या आप भी बोलते हैं, मतलब जब साउंड वेव्स पैदा होती हैं, सिंपली कह दूं, जब साउंड वेव्स पैदा होती हैं तो उस केस में ये साउंड वेव्स तभी ट्रेवल कर सकती हैं जब उनके पास मीडियम होगा। वो मीडियम क्या होता है, एयर होता है। सपोज करें ये आवाज पैदा कैसे होता है, हमारे पास ये जो वोकल कार्ड है, बायो में इसको वोकल कार्ड ही कहते हैं। जब ये वोकल कार्ड वाइब्रेट करता है तो आपकी आवाज पैदा होती है। सपोज करें मैं अपने मुंह पर हाथ देता हूं, मैं बात करने की कोशिश भी करता हूं, फिर भी आवाज नहीं निकलती। सॉरी, आवाज निकलती है बल्कि आवाज ट्रांसफर नहीं होती, क्योंकि आवाज निकलना, आवाज से आवाज नहीं निकलती। आवाज जो निकलती है वो हमारे इस फेरेंक्स से निकलती है। ये फेरेंक्स होता है ना, फेरेंक्स इधर से निकलती है। हमारे पास जो वोकल कार्ड इधर से ये चीजें वाइब्रेट करनी, इधर से निकलता है आवाज। तो आवाज मैं अब अगर अपने मुंह पर हाथ देता हूं तो मेरा जो गला है वाइब्रेट तो करता है मगर साउंड वेव्स नहीं निकलती। तो मैं कहता हूं इसीलिए कि जो साउंड की प्रोडक्शन है वो मीडियम पर डिपेंडेंट नहीं है। जो साउंड की ट्रांसफॉर्मेशन है दैट इज डिपेंडेंट ऑफ मीडियम। द फॉर्मेशन ऑफ साउंड वेव डज नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम। उनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो मीडियम पर डिपेंडेंट नहीं है, मगर जो उसकी जो फॉर्मेशन है वो मीडियम पर डिपेंडेंट नहीं है, मगर उनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो मीडियम पर डिपेंडेंट है। फॉर्मेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम and transformation is dependent on medium. Simply क्या? Once I am going to repeat, the formation of sound waves is independent of medium. Medium से independent है, but transformation of sound wave is dependent of medium. उनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो मीडियम पर डिपेंडेंट है। अगर एयर हो या ना हो, एयर हो या ना हो, मैं अपने गले को वाइब्रेट करा सकता हूँ, ये वाइब्रेट करेगा, ठीक है, मगर इनका जो इफेक्ट होगा, जो साउंड वेव्स की ट्रांसफॉर्मेशन होगी, वो ट्रांसफॉर्मेशन इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ साउंड वेव्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम बट ट्रांसफॉर्मेशन इज डिपेंडेंट ऑफ मीडियम। उनकी ट्रांसफॉर्मेशन मीडियम पर डिपेंडेंट पर आते हैं, बात करते हैं। ओके, तो हमारे पास जो मीडियम डिपेंडेंट होती हैं उनको कहते हैं मैकेनिकल वेव्स। दीज आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। जो मीडियम से इंडिपेंडेंट होती हैं उनको कहते हैं नॉन मैकेनिकल वेव्स। दीज आर non-mechanical waves. Just 1 minute. Okay. ये क्या होती है हमारे पास,
ये मैकेनिकल वेव्स होती हैं। ये हमारे पास क्या होती हैं? मेरे पास नहीं, आप सबके पास भी है, ठीक है ना? ये क्या है? ये नॉन मैकेनिकल वेव है। जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं वो मीडियम डिपेंडेंट होती है, जो नॉन मैकेनिकल होते हैं वो मीडियम इंडिपेंडेंट होती हैं, ठीक है। जो मैकेनिकल होती हैं इनकी क्लासिफिकेशन में आपको थोड़ी सी डिटेल में बता दूं। मैकेनिकल में हमारे पास एक आती है ट्रांसवर्स वेव और दूसरी आती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। एक आती है हमारे पास ट्रांसवर्स वेव, दूसरी आती है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। जो नॉन मैकेनिकल वेव है उसमें जस्ट आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कौन सी आती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती है ट्रांसवर्स में, और लॉन्गिट्यूडनल ये मैकेनिकल की है। तो इस पर एमसीक्यूज किस तरह आ सकता है? विच आर द फॉलोइंग आर द मैकेनिकल वेव्स। कौन सी वेव्स मैकेनिकल वेव्स हैं? ऑप्शन ए ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ऑप्शन डी, ए एंड बी। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट वन, ए एंड बी ऑप्शन इज करेक्ट वन, क्योंकि ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स दीज आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स, ये मैकेनिकल वेव्स हैं, ओके। इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है, विच आर द फॉलोइंग आर मीडियम डिपेंडेंट वेव। वो कौन सी वेव्स हैं जो मीडियम पर डिपेंडेंट है? तो सिंपली कह सकते हैं कि हमारे पास जो ट्रांसवर्स वेव है, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, या सिंपल मैकेनिकल वेव्स हैं, ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास मीडियम डिपेंडेंट वेव्स होती हैं। ये एमसीक्यूज के टर्म्स हम नोट कर लें, लाजमी नहीं कि मैं ये सारी इधर नोट कर लूँ, ठीक है। थोड़ी सी अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? ये ऐसी वेव्स होती हैं जिनको मीडियम की कोई नीड नहीं होती, मीडियम हो या ना हो इनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मीडियम हो या ना हो इनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये क्या होती है? मीडियम इंडिपेंडेंट होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसका जो एग्जांपल होता है वो मोस्टली लाइट वेव्स होती हैं। क्या एग्जांपल होता है इनका? लाइट वेव्स आर दी एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ओके। किस तरह? इसको थोड़ा डीपली समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करते हैं ये हमारे पास सन है, सन सपोज करें सन है, फिर क्या है हमारे पास स्पेस है। जस्ट मैं एक आइडिया बना लेता हूं, ठीक है। ये स्पेस है, फिर क्या है हमारे पास? ये एक एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर है। ये हमारे पास क्या है? एक स्पेस है। ये हमारे पास क्या है? सूरज है, सन है, सिज है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? ये सिज है, सिज, ओके। सपोज करें इस सन से हमारे पास वेव्स आई हैं, क्या वेव्स आई हैं? ये वेव्स आ रही हैं। आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि ये स्पेस है, स्पेस में नो मीडियम, स्पेस में कोई मीडियम नहीं होता। इज इट क्लियर? स्पेस में कोई मीडियम नहीं होता, नो मीडियम, मीडियम नहीं है। एटमॉस्फेयर, इसमें मीडियम अवेलेबल है, नो मीडियम टू मीडियम, ये ऐसे ही ना, नो मीडियम टू मीडियम। ये लाइट वेव्स स्पेस जा रहे हैं इस एटमॉस्फेयर में। ऐसा नहीं है कि स्पेस से इधर फिर कर यहाँ किसी एनीवे से स्पेस में से नहीं क्रॉस किया इन वेव्स ने, ये वेव्स स्पेस को क्रॉस करके इधर आई हैं, ठीक है। तो स्पेस में कोई मीडियम नहीं होता, एटमॉस्फेयर में मीडियम अवेलेबल है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये लाइट वेव ऐसी वेव्स हैं, चाहे मीडियम हो चाहे मीडियम ना हो, इन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पर इफेक्ट नहीं पड़ा। ऐसा नहीं कि यहाँ पर मीडियम नहीं है तो वेव्स पीछे गई हैं, या ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर मीडियम है तो फिर आई हैं, ऐसा नहीं। चाहे मीडियम हो चाहे मीडियम ना हो, इन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। ये मीडियम से क्या है? इंडिपेंडेंट। नो मीडियम में तभी भी आई हैं, मीडियम में तभी भी आई हैं, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को समटाइम्स कह सकते हैं दीज आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स, इनको हम मैकेनिकल वेव्स कह सकते हैं। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर आल्सो मैकेनिकल वेव्स, बट मैकेनिकल वेव्स आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मीडियम के बगैर भी मूव कर सकती हैं और मीडियम के साथ भी मूव कर सकती हैं। जब मीडियम के साथ कोई वेव मूव करती है तो वो कहते हैं मैकेनिकल वेव।
तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मीडियम के साथ भी मूव कर सकती है, तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ मैकेनिकल वेव, बट ऑल मैकेनिकल वेव्स आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होती हैं, मगर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है समटाइम दिस इज अ मैकेनिकल, वो मैकेनिकल है। इज इट क्लियर? ओके, ये बातें नोट कर लें। अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल क्या होता है? इनका एग्जांपल होता है साउंड वेव्स, इनका एग्जांपल क्या होता है? स्प्रिंग वेव्स, डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स हैं इनकी। स्प्रिंग वेव्स, अच्छा, इन इन पर थोड़ा सा डिस्कस करें, देन आफ्टर वी विल एंड दिस वीडियो लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर हम एंड करेंगे, इन पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। हमारे पास जो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, दीज आर परपेंडिकुलर टू देयर मीडियम। जो मीडियम होता है वो उनके साथ क्या होती है, ये परपेंडिकुलर होती हैं वेव्स, ओके। और जो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, दीज आर पैरेलल टू मीडियम। सपोज करें हमारे पास जो साउंड वेव्स हैं, किसका एग्जांपल है? लॉन्गिट्यूडनल वेव का है। सपोज करें इधर से हवा आ रहा है, यहाँ पीछे से हवा आ रहा है, ऐसे मैं इधर बात कर रहा हूँ, हवा भी पीछे है, इट मींस जो साउंड वेव्स हैं, मतलब जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं और जो एयर का डायरेक्शन है वो क्या है, वो सेम है। तो जब मैं इधर से बात करता हूँ, हवा भी इधर जा रही है, तो हमारा आवाज दूर दूर जाएगा, क्योंकि जब साउंड वेव्स अपने मीडियम के साथ पैरेलल होती हैं, तो उसी केस में जो नेट इफेक्ट होता है, जो नेट रिजल्टेंट आती है, वो ज्यादा आती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो साउंड वेव्स होते हैं वो हमेशा अपने मीडियम के साथ क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। या मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज करें हवा इधर से आ रही है, हवा का डायरेक्शन क्या है, ये इधर जा रही है हवा, मैं इधर बात कर रहा हूँ। जब मैं इधर बात करूंगा तो मेरा साउंड इधर नहीं जाएगा, जो एयर है वो क्या करेगी, इसको अपने साथ लेकर जाएगी। आपने ये डेली लाइफ में नोट किया होगा, जब हम इन द डायरेक्शन ऑफ एयर बात करते हैं, उसके अगेंस्ट बात करते हैं, सपोज का इधर से हवा आ रही है, मैं इधर बात कर रहा हूँ, तो मेरा जो साउंड है वो प्रॉपर आगे नहीं जाएगा, क्योंकि साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स उनकी प्रॉपर्टी वो हमेशा अपने मीडियम के साथ पैरेलल होती हैं, वो हमेशा अपने मीडियम के साथ पैरेलल होती हैं। ऐसा नहीं कि मीडियम उनके साथ पैरेलल होता है, ये बिल्कुल गलत बात है, कीप इन माइंड। साउंड वेव्स या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हमेशा अपने मीडियम के साथ पैरेलल होते हैं, मीडियम उनके साथ नहीं पैरेलल होता। सपोज करें हमारे पास अब मीडियम क्या है, एयर है, एयर इधर जा रही है, मैं इधर बात कर रहा हूँ, जो साउंड वेव्स हैं इधर जा रही हैं, क्या ऐसे होगा कि जो मीडियम है ये भी इधर हो जाए, एयर का डायरेक्शन चेंज हो जाए, मेरे साउंड वेव्स के साथ ही चलें? ये बिल्कुल भी नहीं होगा। जो साउंड वेव्स होते हैं वो अपने मीडियम के साथ पैरेलल होती हैं, मीडियम उनके साथ पैरेलल नहीं होता। इज इट क्लियर? समझ में नहीं आया बेटा? सिंपल देखें, इधर से हवा आ रही है, एयर आ रही है, ये मीडियम है हमारे पास, मेरी साउंड वेव्स हैं इधर, मैं इधर बात कर रहा हूँ इस डायरेक्शन में, साउंड वेव्स इधर आ रही हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि जो साउंड वेव्स होती हैं वो मीडियम के साथ पैरेलल होती है, मीडियम उनके साथ पैरेलल नहीं होता, मीडियम उनके साथ पैरेलल नहीं होता, वो मीडियम पर डिपेंडेंट है, मीडियम इन पर डिपेंडेंट नहीं है। कैसे? मैं बात कर रहा हूँ, मेरी साउंड वेव्स इधर जा रही हैं, एयर इधर जा रही है, ऐसा नहीं है कि मेरी जो साउंड वेव्स इधर हैं तो जो मीडियम का डायरेक्शन चेंज हो इनके साथ हो जाए, ऐसा नहीं होगा। बल्कि ऐसा होता है कि अगर इस तरफ से हवा आ रही है, इधर जा रही है हवा, मैं इधर बात कर रहा हूं, तो मेरा जो आवाज होता है वो पीछे पलट कर आता है, बैकअप में जाता है। तो हम कहते हैं कि साउंड वेव्स आर पैरेलल टू मीडियम, बट इट्स नॉट नेसेसरी दैट मीडियम कैन बी पैरेलल टू देम, मीडियम उनके साथ पैरेलल हो जाए, ये लाजमी नहीं है। हाँ, अगर मैं सेम डायरेक्शन में बात करता हूँ, एक दूसरे के साथ क्या है, पैरेलल है, सेम डायरेक्शन में, मगर इन दैट केस दे आर एंटी पैरेलल टू मीडियम, ये मीडियम के साथ क्या एंटी पैरेलल, तो मीडियम क्या करेगा, इनको अपने साथ पैरेलल लेके जाएगा। तो सिंपल बात क्या होगी कि साउंड वेव्स आर पैरेलल टू मीडियम, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट मीडियम मस्ट बी पैरेलल टू दी साउंड वेव्स इन सम केसेस। इज इट क्लियर? ओके, तो ये हमारे पास हो गई क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को हम दूसरा नाम देते हैं, दीज आर कंप्रेशनल वेव्स। इनको क्या कहते हैं, दीज आर कंप्रेशनल वेव्स, या इनको हम कहते हैं प्रेशर वेव्स कहते हैं, दीज आर प्रेशर वेव और कंप्रेशनल वेव। ट्रांसवर्स वेव ऐसी वेव्स होती हैं जो अपने मीडियम के साथ क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। जस्ट 2 MCQs करूं फिर वीडियो को एंड करता हूं, ठीक है।
तो ये नोट कर एमसीक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट में आएंगे, ठीक है। आप 90% ये श्योरिटी ले लेंगे टेस्ट में इंशाल्लाह एमसीक्यूज आएंगे। ओके, एमसीक्यूज क्या है? मेंशन द नेम ऑफ वेव्स व्हिच आर परपेंडिकुलर टू देयर मीडियम। उन वेव्स को मेंशन करें जो अपने मीडियम के साथ परपेंडिकुलर होती हैं। ऑप्शन ए ट्रांसवर्स वेव, ऑप्शन बी लॉन्गिट्यूडनल वेव, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। ट्रांसवर्स वेव अपने मीडियम के साथ क्या होती हैं? परपेंडिकुलर होती हैं। ओके, नाउ फोकस ऑन दैट अदर वन क्वेश्चन, व्हिच वेव्स आर पैरेलल टू देयर मीडियम। कौन सी वेव्स होते हैं जो अपने मीडियम के साथ पैरेलल होती हैं? ऑप्शन ए longitudinal wave, option B transverse wave, option D pressure wave, option D none of these। અહીંયા ऑप्शन E B एंड C, तो ऑप्शन इज करेक्ट B एंड C, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का अदर नेम क्या है? ये प्रेशर वेव्स ही होती हैं, ठीक है। तो ये अपने मीडियम के साथ क्या होती हैं? पैरेलल होते हैं। इफ एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। ओके, सी यू नेक्स्ट, थैंक यू।